हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फिजिकल वर्ल्ड का। तो पहले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि साइंस क्या होता है, द टाइप्स ऑफ साइंस क्या क्या है, बायोलॉजिकल और फिजिकल। फिर बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, फिजिकल साइंस क्या होता है। फिजिकल साइंस में दो इम्पोर्टेंट रोल कौन कौन प्ले करते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उन सब का शॉर्ट फॉर्म हम पढ़े। तो उसके बाद हम फिजिक्स का दो डोमेन के बारे में पढ़े, मतलब क्या, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक हम किस में पढ़ते हैं, वो सब पढ़ रहे थे। तो चलो आज हम ये लेक्चर अभी शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं क्या, द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। क्या, द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं क्लास 1 में पहले वीडियो में बताया था, क्लास 1 नहीं, पहले वीडियो में बताया था क्या, कि देयर आर 2 डोमेन ऑफ फिजिक्स। 2 डोमेन क्या क्या, एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक एंड अनदर इज योर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक के हम कहाँ पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, और माइक्रोस्कोपिक को हम कहाँ पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग है क्या, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। देखो, इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हमने तो बहुत फोर्स सुने होंगे, जैसे कि तुम्हारा मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया, ये सब बहुत सारे फोर्स हम सुने हैं। लेकिन इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड देयर आर 2 फंडामेंटल फोर्सेस। कितना, 2 फंडामेंटल फोर्स होता है। एक है होता है आपका क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या, इलेक्ट्रो आ गया समझ में। क्या, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में 2 फंडामेंटल फोर्स होता है। क्या क्या, एक आपका है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वैसे ही माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में भी हमारा 2 फंडामेंटल फोर्स होता है। क्या क्या, चलो डिस्कस करते हैं अभी। पहला होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड दूसरा होता है आपका क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। आया बात समझ में। इसका 2 फंडामेंटल फोर्स होता है, उसका 2 फंडामेंटल फोर्स होता है। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, मेरे को बताओ पहले कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, आता है? ठीक है, फिर लिख लो। क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 बॉडीज ऑफ आवर यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स में 2 बॉडी के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक बार, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, की द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 बॉडीज ऑफ आवर यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स में जो 2 बॉडी के अंदर जिस फोर्स एक्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। आया समझ में? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि
ए चेयर एंड ए टेबल लाइंग इन ए रूम, एक रूम में एक चेयर है और एक टेबल है, उनका अंदर जो फोर्स एक्ट होगा उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। ठीक, चलो फॉर एग्जाम्पल यहीं पे एक बॉडी है मास m1, ठीक है, और यहीं पे एक बॉडी है मास m2। आ गया बात समझ में? यहीं पे एक बॉडी है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ये बॉडी को हम नाम लेते हैं A और इसको हम देते हैं B। ठीक, इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट होगा, इन दोनों को बीच जो फोर्स एक्ट होगा उसको बोलते हैं क्या? हम ग्रेविटेशनल फोर्स। आया बात समझ में? अकॉर्डिंग टू Newton's law of gravitation, the gravitational force between two bodies is given by F is equal to G m1 m2 by r square। क्या? F is equal to G m1 m2 by r square, जिसमें G होता है क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिख लो, G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आ गया। R का मतलब क्या? द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। m1 पहला बॉडी का मास m1 है, दूसरा बॉडी का मास m2 है। इतना बात आ गया समझ में? तो चलो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, उसका प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ये छाप लो, फिर लिख लो। हो गया? ठीक है, चलो फिर अभी हम डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या क्या इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, चलो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज योर, इट इज ए यूनिवर्सल एट्रैक्टिव फोर्स। क्या? इट इज ए यूनिवर्सल एट्रैक्टिव फोर्स। मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ आवर यूनिवर्स। इसमें है कि नहीं अट्रैक्टिव? उसमें भी अट्रैक्शन था। आया बात समझ में? ठीक, चलो नेक्स्ट क्या? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू बॉडीज। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू बॉडीज। कैसे होता है? F is directly proportional to m1 into m2। आ गया बात समझ में? It is directly proportional to the product of the two bodies। ये हुआ कि नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ठीक है, एक सेकंड रुको, हम डिस्कस फिर करेंगे। नेक्स्ट क्या है? इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1 बाय आर स्क्वायर को बोलते हैं हम क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अगर हम ये दोनों को कंबाइन कर लें तो क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आया बात समझ में? हम दोनों क्या किए? कंबाइन कर लिए। इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू, कांस्टेंट को हम हटा दिए और एक कांस्टेंट लगा दिए, सॉरी प्रोपोर्शनल को हम हटा दिए और एक कांस्टेंट लगा लिए, तो क्या होगा? G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आया बात समझ में? हम इन दोनों को कंबाइन कर लिए, ये प्रोपोर्शनल जो साइन है उसको हटा लिए और एक कांस्टेंट ऐड कर लिए। क्या? G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है? इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। हमारा नेचर का सबसे वीक फोर्स ये है। ठीक है, क्यों? आप कभी फील किए हो? आपके घर में एक चेयर है और एक टेबल है, उसमें एक फोर्स एक्ट हो रहा है, आप फील किए हो? नहीं किए हो? हाँ ना? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। लिख लो, फिर लिख लो। हो गया? चलो फिर अभी हम पढ़ते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया ना ग्रेविटेशनल फोर्स? चलो फिर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहले हमको
पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट, जब दोनों चार्ज रेस्ट पे होंगे और उसके अंदर एक जो फोर्स एक्ट होगा उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आया समझ में इसको। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के बारे हिसाब से द फोर्स बिटवीन the two charge Q1 and Q2 is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square। अरे सर आप ये क्या बोल दिए, रुको तो पहले सुनो मेरा बात, ठीक है। क्या अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 and Q2 is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square। इसका मतलब ये है कि इसमें यहीं पे अगर एक चार्ज है Q1 और इसमें एक चार्ज है Q2, ठीक है ना, इनके अंदर जो फोर्स एक्ट होगा कूलम्स के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं हम, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और एक हिसाब से चलो समझाता हूं, नहीं आया समझ में ना, ठीक है चलो समझाता हूं मैं। ओके, तो इसका जो फोर्स होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज। हुआ, आया बात समझ में। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज। दूसरा क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय R स्क्वायर। मतलब क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ये फॉलो करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी फॉलो कर रहा था और ये भी फॉलो करता है। हम जब इसको कंबाइन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं क्या, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आ गया समझ में। K का वैल्यू क्या है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया आपका क्या, K का वैल्यू। एप्सिलॉन 0 क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कौन से मीडियम में होता है, वैक्यूम मीडियम और एयर मीडियम, ठीक है। आप ये पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे हम क्या, कूलम्स लॉ। इतना समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोलते हैं, जो फोर्स एक्ट होता है किसके अंदर, दोनों चार्ज के अंदर। कब होता है, जब ये रेस्ट पे होता है। आया समझ में। उसके बाद कूलम्स ने एक दिए थे, उनका इक्वेशन दिए थे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और हम इसको बोल सकते हैं क्या, F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे फिर पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्या मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हम बात करते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्या, चलो फिर बताता हूं, एक बार और एक सुन लो। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, जो मैग्नेट का जो दो पोल के अंदर जो फोर्स एक्ट होता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो सकता है, चाहे वो रिपल्सन हो सकता है। हमको तो पता होना चाहिए, जब छोटे छोटे थे तो मैग्नेट को ऐसे जोड़ रहे थे, हो रहा था, एक तरफ हो रहा था, एक तरफ नहीं। हाँ या ना। अगर ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये और एक मैग्नेट है, ये भी क्या नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इनका अंदर जो भी फोर्स एक्ट होंगे उसको बोलते हैं क्या हम, मैग्नेटिक फोर्स। मतलब दो मैग्नेटिक पोल का अंदर जो फोर्स एक्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्या, मैग्नेटिक फोर्स। आया समझ में।
अरे सर आपने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा रहे थे, अभी क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है। हमको पहले समझाइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। हाँ ना, ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, ठीक है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शॉर्ट फॉर्म EF आया, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मैग्नेटिक फोर्स। EF मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MF मैग्नेटिक फोर्स। जब हम ये दोनों फोर्स को कंबाइन कर लेंगे तो वहीं पे एक फोर्स एक्ट होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा। नहीं आया समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को हम जब कंबाइन कर लेंगे उसमें से एक फोर्स निकलेगा, एक फोर्स क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आया समझ में? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स को हम कंबाइन कर लेते हैं वहीं से एक फोर्स क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आया समझ में? तो फिर लिख लो जल्दी। अभी हम बात करते हैं क्या? इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम चलो बात करते हैं। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्या होता है ये? अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। कैसे अट्रैक्टिव होगा? जब ऑनलाइन चार्ज प्लस माइनस क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, और प्लस प्लस क्या होंगे? रिपेल होंगे, माइनस माइनस क्या होंगे? रिपेल होंगे। इसमें लिखा हुआ है क्या? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आया समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? दोनों चार्ज अट्रैक्ट भी होते हैं, रिपेल भी होते हैं। अगर सेम है, सेम चार्ज है तो क्या होगा? रिपेल होंगे। अगर डिफरेंट चार्ज है, अनलाइक चार्ज है तो क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। चलो हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं। क्या? इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। मैंने बोला था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्या है आपका? इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया। और एक, इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। सोचो ये कितना स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल से। आया बात समझ में? तो ठीक है, लिख लो फिर। हमने तो पहले माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का 2 फंडामेंटल फोर्स पढ़ लिए हैं। क्या होता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलो हम अभी पढ़ते हैं क्या? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो 2 फोर्स था, क्या क्या? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलो हम अभी बात करते हैं किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में बात कर, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी में जाएंगे, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी में जाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? कंजर्वेशन ऑफ लॉ। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स which binds together the proton and neutron in a nucleus is called strong nuclear force। इसका मतलब है क्या? कि प्रोटॉन और न्यूक्लियस को जो बांध के रखते हैं उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बताता हूं, थोड़ी देर रुको। In 1911 अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसका मतलब है 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, वो क्या किए कि एक एटम के बारे में डिस्कवर किए, एटम को डिस्कवर किए। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट चार्ज। आ गया? तो रदरफोर्ड के हिसाब से क्या होगा? इसमें एक पार्टिकल होता है, क्या? एटम का अंदर एक पार्टिकल होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? क्या? न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस।
और उसको चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आया, ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस। और ये आपका ये वाला जो छोटा छोटा है ना, ये वाला आपका क्या होगा, ठीक। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमते हैं, क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। आया समझ में, इतना आया समझ में। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद, मतलब ये कब हुआ था, 1911 को। 6 साल के बाद क्या होगा, 1917। आफ्टर 6 ईयर ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन। 6 साल के बाद उन्होंने क्या डिस्कवर किए, प्रोटॉन डिस्कवर किए। आया समझ में। आपको तो पता ही होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग होता है, ठस 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 ठस। हाँ या ना। इसका मतलब क्या, अंदर में भी मतलब मिडिल में भी कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस यहीं पे लिख लेता हूं, ठीक है। क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस और क्या होता है, न्यूट्रॉन, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उन दोनों का चार्ज सेम है, इसलिए वो रिपेल करते हैं। लेकिन उन दोनों को जो फोर्स बांध के रखता है, क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्स बांध के रखता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं हम क्या, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आया बात समझ में। सुनो, एक एटम होता है ना, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इतना आ गया समझ में। 6 साल के बाद रदरफोर्ड क्या डिस्कवर किए, कि प्रोटॉन डिस्कवर किए, ठीक। प्रोटॉन डिस्कवर किए। उन्होंने बोले थे कि क्या, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का भी चार्ज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन उन दोनों को जो बांध के रखता है, वो दोनों पॉजिटिव चार्ज को जो बांध के रखते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आ गया समझ में ना। यही तो लिखा हुआ है, द एट्रेक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टुगेदर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लिख लो जल्दी फिर से। अभी हम डिस्कस करते हैं क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है उसका प्रॉपर्टी, चलो। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन नोन इन द नेचर। इसका मतलब क्या, हमारा नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन होता है क्या, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स which is about 10 to the power 38 times stronger than the gravitational force and 100 times stronger than the electromagnetic force। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 to the power 38 टाइम्स ज्यादा होता है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। आया समझ में, लिख लो जल्दी। फिर हम डिस्कस करेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो हो गया। चलो डिस्कस करते हैं क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलो, इट इज द फोर्स दैट appears only between the elementary particle in a nuclear process such that beta decay of a nucleus। इसका मतलब है न्यूक्लियर प्रोसेस में ये फोर्स क्या होता है, अपीयर होता है
कहा, किसके किसके अंदर, बिटवीन द एलिमेंटरी पार्टिकल्स के अंदर। चलो आगे पढ़ते हैं क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। आया समझ में। चलो इन बीटा डीके में क्या होता है, हाँ बीटा डीके क्या है हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम मतलब समझ लेते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ठीक है। इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल। बीटा डीके में क्या होता है, न्यूक्लियस एमिट करता है, क्या एमिट करता है, एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और दूसरा अनचार्ज पार्टिकल को वो एमिट करता है। अनचार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिनो। क्या, न्यूट्रिनो। आया समझ में। द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, ई लिखोगे ऊपर में माइनस, ठीक। द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो के बीच जो फोर्स इंटरैक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। आया समझ में। और एक बात चलो ध्यान लेते हैं, क्या कि न्यूक्लियर प्रोसेस में एलिमेंटरी पार्टिकल के अंदर जो फोर्स एक्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो फिर क्या होता है कि जब बीटा डीके होता है उस टाइम क्या करता है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और अनचार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को वो एमिट कर लेता है, निकाल देता है, गेट आउट। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, एक फोर्स से इंटरैक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। हो गया। तो चलो फिर अभी हम पढ़ते हैं क्या, द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी हम डिस्कस करते हैं क्या, द वीक न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। चलो फिर, weak nuclear force is 10 to the power 25 times stronger than the gravitational force। इसका मतलब क्या है, जो weak nuclear force होता है वो स्ट्रंगर होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। कितना टाइम, 10 to the power 25 टाइम्स। इसका मतलब हमें पता चल गया कि सबसे क्या, कौन सा फोर्स वीक होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना ज्यादा हुआ, 10 to the power 36 टाइम। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना ज्यादा हुआ, 10 to the power 38 टाइम्स। और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना ज्यादा हुआ, 10 to the power 25 टाइम्स ज्यादा हो गया। आया समझ में। चलो फिर, इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू ए रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज 10 to the power -15 मीटर। वीक न्यूक्लियर फोर्स किससे ऑपरेट करता है, जब न्यूक्लियर का साइज कितना हो, नियरली इक्वल टू 10 to the power -15 मीटर। आया समझ में, लिख लो फिर। अभी हम पढ़ते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ लॉ। कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या होता है, हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ को हम शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं क्या, एस एस। क्या, एस एस। एस का मतलब क्या, स्टे सेम। क्या, कंजर्वेशन ऑफ लॉ। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ, एस एस। अरे एस एस होता क्या है, स्टे सेम, सेम रहना होता है क्या, कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं क्या होता है ये। इन एनी फिजिकल फेनोमेना, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट, द क्वांटिटी रिमेन सेम इज कॉल्ड योर कंजर्व क्वांटिटी। इसका मतलब क्या कि कुछ भी फिजिकल फेनोमेना हो जाए, एक्टिविटी हो जाए, एक्सपेरिमेंट हो जाए, लेकिन अगर आपका क्वांटिटी सेम है तो उसको बोलते हैं क्या, कंजर्व क्वांटिटी। आया समझ में, नहीं आया। चलो फिर बताता हूं। एक ब्रेड है, एक बड़ा सा ब्रेड है, उसको मैं क्या किया कि 4 पीस कर लिया, 4 पीस, डिवाइडेड द ब्रेड इंटू 4 पीस। लेकिन ब्रेड क्या हुआ, अलग अलग पीस हो गया, लेकिन उसका क्वांटिटी क्या है, रिमेन सेम। सही तो है, सेम ही तो है जो पहले था। उसको बोलते हैं क्या, कंजर्व क्वांटिटी। क्या, कंजर्व क्वांटिटी।
द लॉ व्हिच कंट्रोल द कंजर्वेशन ऑफ दिस क्वांटिटी इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ। जिस लॉ ने इसको कंट्रोल कर रहा है, जिस लॉ के बारे में ये फॉलो कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ लॉ। आया समझ में? नहीं आया सर? चलो और एक बार बता देता हूं। क्या? अगर कुछ भी फिजिकल फेनोमेना हो जाए, कुछ भी एक्टिविटी हो जाए, कुछ भी एक्सपेरिमेंट हो जाए, उसके बाद भी अगर क्वांटिटी कोई सेम ही रहे तो उसको बोलते हैं क्या? कंजर्व क्वांटिटी। आया समझ में? उसके बाद क्या होता है? द लॉ which control the conservation of this quantity is called your conservation of law। इसका मतलब क्या? ये कंजर्व क्वांटिटी को जो जिस लॉ ने कंट्रोल कर रखा है उसको बोलते हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ लॉ। आया समझ में? जो पहले जो था एक्सपेरिमेंट के बाद भी वही है। इसका मतलब क्या? A इज इक्वल टू बी। A इज इक्वल टू बी। अरे A इज इक्वल टू बी क्या होता है? आया समझ में? कुछ थोड़ा थोड़ा याद है? याद करो क्या हुआ। जिसको आ गया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसको नहीं आया तो लिखो फिर। ए का मतलब होता है आफ्टर इक्वल टू बिफोर। आया समझ में? आया? आगे जो होगा पीछे भी वही था, ठीक, और पीछे जो है आगे भी वही होगा। ए इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हो, आफ्टर इक्वल टू बिफोर, बिफोर इक्वल टू आफ्टर, जो भी तुम्हारा मर्जी लिख सकते हो, ठीक। चलो फिर, इन क्लासिकल फिजिक्स वी डील्स विद द 4 कंजर्वेशन लॉ। हम क्लासिकल फिजिक्स में चारों तरह का कंजर्वेशन ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। क्या क्या है वो? पहला वाला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी हम इसका क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम एलाबोरेट कर लेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे जो चैप्टर है वहीं पे है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे। लेकिन आगे जो आएगा चैप्टर उसमें हम क्या करेंगे, एलाबोरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिख लो, जल्दी लिख लो, इसको एक ब्रैकेट में रख लो, इसको भी एक ब्रैकेट में रख लो, ठीक। SS A इक्वल टू बी। आया समझ में? शॉर्ट फॉर्म चाहिए हमको याद रखने के लिए। हो गया? मिटा दूं? अब हम ये चारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है? दिस लॉ स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड वन फ्रॉम टू अनदर। इसका मतलब ये है कि एनर्जी क्रिएट नहीं होता कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता। एनर्जी क्या होता है? वन फॉर्म से अनदर फॉर्म को कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक। चेंज का मतलब क्या? हाँ, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी हो तो वो काइनेटिक हो जाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी हो तो पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो टोटल एनर्जी है, इसका मतलब क्या? टोटल एनर्जी इक्वल टू KE प्लस PE। PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी, KE मतलब काइनेटिक एनर्जी, TE मतलब टोटल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि एनर्जी हमारा वन फॉर्म टू अनदर को कन्वर्ट हो जाता है। अगर पोटेंशियल में हो तो काइनेटिक हो जाएगा, अगर काइनेटिक में हो तो पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगा? सेम रहेगा, रिमेन सेम। बोला था ना है मैं, A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू A, अब जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम दूसरा को जाते हैं। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। The law states that no external force act on a system, then its linear momentum remains same। हमको ये पढ़ने से पहले थोड़ा पता लगाना पड़ेगा कि ये मोमेंटम क्या है। मोमेंटम इक्वल टू P इक्वल टू M क्रॉस B।
m का मतलब है मास, v का मतलब है वेलोसिटी। ठीक, p इज इक्वल टू मोमेंटम, इसका मतलब होता है क्या, एक बॉडी का मास और वो जो जिस वेलोसिटी में जा रहा है वो उसका क्या होता है, मोमेंटम। ये रिमेन सेम होगा अगर इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। आया समझ में? लीनियर मोमेंटम तभी सेम होता है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट स्टेट्स दैट if no external torque act upon a system then its angular momentum remain constant। अगर एक सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि जिस एंगल में ये मूव कर रहा है, जिस एंगल में ये मूव कर रहा है, अगर कोई उसको फोर्स नहीं देगा तो ये क्या करेगा, वैसे ही गुरगुर 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 के घूमता रहेगा। ठीक है, चलो फिर लास्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट स्टेट दैट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। आया समझ में? आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये था हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज। आपका दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ठीक, ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, और उस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा कि अंदर से जो है ना वो भी बाहर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, अंदर में बंदी बन के रह जाएगा। आया समझ में? एक सिस्टम के अंदर जो भी चीज है उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। जिस सिस्टम में फोर्स अप्लाई नहीं होता, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें खत्म हो गया हमारा क्या, फिजिकल वर्ल्ड। आप तो पहले वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं दिखे हो तो देख लो। कंसेप्ट बहुत इजी है, आसान भाषा में है, आराम से क्लियर हो जाएगा। यह हमारा दूसरा वीडियो था। आगे हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का बारे में, वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसका जरूरी क्या होता है, नहीं होने से क्या होगा, होने से क्या होगा, हम सब बहुत कुछ चीज पढ़ेंगे। आप मेरे साथ रहिए, पढ़िए, बहुत एंजॉय कीजिए। ठीक है, आपका जो भी डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हो, और आपका जो फीडबैक है, जो वैल्यूएबल फीडबैक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मत भूलिए किस लिए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए। तब तक खुश रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं कब, दूसरे चैप्टर में, दूसरे वीडियो में। बाय बाय।